नमस्कार छात्र मित्रों, मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री भौसाहेब पोटे विद्यालय आकोट। आज हम कक्षा 10वीं की चौथी कविता मन वैसे तो एक पूरक पठन का भाग है और इसके जो रचिता है विकास परिहार जी। कविता बहुत सरल है, कविता की लंबाई कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसे तुम 2 या 3 बार में 4 बार में भी पढ़ सकते हो, धीरे धीरे समझ कर ले सकते हो, लेकिन कविता आसान है। विकास परिहार जी का परिचय है, जिनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में उन्होंने सेवा दी। उसके बाद पत्रकारिता का काम किया। उसके बाद रेडियो पर कुछ बातमी वगैरह का काम किया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी बताते हैं। हाइकू एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। कविता का ही प्रकार है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। अब यह ढांचा कैसा होता है कि इसमें 3 पंक्तियाँ रहती है। प्रथम पंक्ति में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में 5, ऐसे तीनों पंक्तियों के वर्ण होते हैं और संयुक्त अक्षर को एक अक्षर गिना जाता है। तीनों वाक्य अलग होने चाहिए। तो ऐसी हाइकू होती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। हाइकू की एक विशेषता है कि इस कविता में 3 छोटी छोटी पंक्तियाँ अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। तो देखते हैं हम जापान की एक लोकप्रिय विधा हाइकू, इस पर आधारित यह कविता मन, जो कि पूरक पठन का भाग है, मैंने पहले ही बता दिया। कविता की पंक्तियाँ समझ कर लेना है। कविता आसान है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, और दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। सरल है। पहली पंक्ति क्या कहा? घना अंधेरा, मतलब इसे हम वाक्य बनाएंगे कि जब घना अंधेरा होता है। अब तीसरी पंक्ति लेंगे, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। दूसरी भी पंक्ति आ गई। तीनों पंक्तियों का अर्थ क्या बनाए कि जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अब इतना ही अर्थ अगर हम लिखते हैं तो चलेगा नहीं, इसलिए हमें इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना होगा। उदाहरण मैं जो दे रहा हूँ वही लो, ऐसा नहीं है। अपने मन से भी दूसरा भी उदाहरण ले सकते हो। तो पहली 3 पंक्तियों का अर्थ मैंने लिया, जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जैसे कि जुगनू का प्रकाश रात में ज़्यादा मालूम पड़ता है और दिन में कम, यानी कि दिन की तुलना में जुगनू का प्रकाश रात में ज़्यादा मालूम पड़ता है। दूसरा भी उदाहरण इसको ले सकते हैं। मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति को मात देकर सफलता प्राप्त करता है तो वह अधिक निखरता है। उसे समाधानी होती है कि मैंने कुछ तो भी कार्य किया, इसलिए उसमें निखार आता है। तो इस तरह से हम पहली 3 पंक्तियों का अर्थ ले सकते हैं। अब मैंने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया हूँ, इसे स्पष्ट तौर पर कैसा लिखेंगे।
जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, जैसे कि जुगनू का प्रकाश रात में ज़्यादा मालूम पड़ता है, दिन में कम। दूसरा, मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति को मात देकर सफलता प्राप्त करता है तो वो अधिक निखरता है। इस तरह से पहली 3 पंक्तियाँ। दूसरी 3 पंक्तियाँ, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। सरल अर्थ है, कार्य करते रहो जीवन भर, लेकिन पाने की मत सोचो, फल की अपेक्षा मत रखो। तो तीनों पंक्तियों का अर्थ हम क्या लिखेंगे? हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, यानी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसे हम कर सकते हैं कि कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया बोला तो जीवन रूपी नैया, नाव संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने नहीं आएगा, हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। आगे की 3 पंक्तियाँ, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन एक हिंदी माह है, इसमें होली वगैरह आती है। फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगी रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का है। हमने अपनी सब चिंताएं परेशानियां भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। वसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है, इसलिए वसंत ऋतु का उल्लेख किया है। अगली 3 पंक्तियाँ, कांटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा। अब फूल जो है वो कांटों के बीच खिलता है तो वो हमें प्रेरणा देता है कि देखो मैं कैसी परिस्थिति में हूँ, फिर भी खिलखिला रहा हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ हम कोई भी फूल ले सकते हैं। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करते रहे। अगली 3 पंक्तियाँ हैं, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। अब भीतरी कुंठा यानी निराशा, जो हमारे अंदर की निराशा होती है, वो जब हम रोते हैं तो वो आँखों के द्वार से बाहर होती है। अब इसे हम सविस्तर कैसे लिखेंगे? कहते हैं मनुष्य नहीं उसकी आँखें और चेहरा बोलता है। जब वो खुश होता है तो चेहरे पे तेज होता है, और निराश होता है तो उसकी आँखें गवा देती है। कभी कभी वो रोने लगता है, तब समझ लेना कि मन की कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आ गई है। तो यहाँ तक हमारा पहला पद्यांश। 2 ही पद्यांश की कविता है। इसके आगे हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। दूसरा पद्यांश, जल से गए खारे जल से गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। ये 3 पंक्तियाँ है कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद है ना दुख। जब आँखों से आंसू निकलते हैं तो समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ संपूर्ण दुख हमारे धुल गए और मन पहले की तरह पवित्र हो गए। खारे जल से धुल गए विषाद, यानी जब खारा जल हमारी आंखों से निकलता है तो संपूर्ण दुख हमारे दूर हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ संपूर्ण दुख धुल गए और मन पहले की तरह पवित्र हो गए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा।
अब यहाँ मृत्यु को जीना, हमें पता है कि हमें मृत्यु तो आना है, फिर भी हमें जीवन जीना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, जीवन जहर से भरा है और इस जहर को पीकर इसे अमृत में परावर्तित कर कर जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी है। मृत्यु अंतिम सत्य है, फिर भी हमें जिंदगी जीना है, तो जिंदगी जीकर जीने की इच्छा रखना ही जीवन का मकसद है। तो ऐसा हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। आगे की जो पंक्तियां हैं, मन की पीड़ा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। तो कवि कहते हैं कि जब घने बादल होते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, जब घने बादल होते हैं तब वर्षा होती है। उसी तरह जब मन की पीड़ा गहरी होती है, मन का दुख गहरा होता है, तब आंखों से वर्षा होती है। मनुष्य को मन की कठिनाइयाँ परेशानियाँ महसूस करता है। मनुष्य का मन कठिनाइयाँ और परेशानियाँ महसूस करता है तो उसकी आंखों से स्वाभाविक तौर पर पानी निकल आता है, यानी कि वो रोने लगता है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। सरल है, 3 पंक्तियों का अर्थ है। इसे बोर्ड में पूछा है, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब देखो, रेल की पटरियां एक साथ चलती है, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे से आकर मिलती नहीं, और जहाँ मिलती है वहाँ रास्ता खत्म हो जाता है, वहाँ पर रेल आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यही अर्थ हमें लिखना है। रेल की पटरियाँ हमेशा साथ चलती है, लेकिन वो मौन, मतलब एक दूसरे से कभी बोलती नहीं, मिलती नहीं है। और जहाँ पटरियाँ मिलती हैं वहाँ रेल नहीं होती। इसी तरह हम नदी के 2 पात्र का भी उदाहरण ले सकते हैं। नदी के 2 पात्र हमेशा एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी वो एक जगह आकर मिलते नहीं। इसी तरह सुख और दुख का भी उदाहरण से ले सकते हैं। सुख और दुख रेल की पटरियों के समान होते हैं। दोनों आते और जाते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि दुख आता है तो सुख नहीं होता, सुख आता है तो दुख नहीं होता। अगली पंक्तियाँ, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। कवि कहते हैं कि सितारे आकाश का सौंदर्य है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे सितारे बादलों के आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सुना हो जाता है। जब तक सितारे आकाश में चमकते हैं तो आकाश का सौंदर्य बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही सितारे लुप्त हो जाते हैं तो आकाश सूना सूना लगने लगता है। तो इसे और भी दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जीवन रूपी बादल पर खुशियाँ रूपी तारे चमकते हैं तो जीवन आनंदित और उत्साह से भर जाता है, और दुख आने पर वह सूना अर्थात निरर्थक होने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर वह हुए अमर। तो इन पंक्तियों को कवि कहते हैं कि कवि के अंदर एक अनोखी सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह गीत अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है।
कवि कविता वगैरह करके लेखन कर कर समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। आखिरी 3 पंक्तियाँ इस फोटो में नहीं आई, लेकिन किताब में है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो कवि कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वो पी नहीं सकते, इसलिए मछलियाँ प्यासी ही रह जाती है। अब इसके लिए उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत ही धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आया तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। तो इस तरह से 3-3 पंक्तियों का अर्थ लिखना है हमें। एक शब्द शायद जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, बताना भूल गया था मैं, तो इसे समझ कर ले और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में धीरे धीरे समझ कर ले। दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।